कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे आप सबका एक बार फिर हमेशा की तरह स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में मैथ्स बोर्ड पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो दोस्तों, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा आप सब कैसे हैं, तैयारी आपकी ठीक चल रही है कि नहीं। और मैं ऐसा उम्मीद मान के चलता हूं कि आप सही से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि मैथ्स बोर्ड पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है। प्रीवियस ईयर यानी कि 2021, ठीक है, 2021 की सीरीज चल रही है। और जैसा कि आप सब जानते भी हैं, थंबनेल पे आपने देखा भी होगा, तो सेशन की हम शुरुआत करते हैं बिना कोई भी वक्त जाया किए। ठीक है, एक सेकंड बस बच्चों मुझे दीजिएगा ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ठीक है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं 13 नवंबर 2021 का ये पेपर है। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी लास्ट सेशन में मैंने कर दिया है। ठीक है, लास्ट सेशन में ऑलरेडी पार्ट 1 हो चुका है। अब ये फर्स्ट शिफ्ट का 13 नवंबर 2021 का पार्ट 2 है। ठीक है, हर एक सवाल को जैसे मैंने बोला है कि पूरा प्रैक्टिस किया जाएगा, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर लगाना। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बोलना है। और जो दूसरा जो सवाल, जो पैटर्न बेस्ड जो सवाल है, उनको भी हम लगाएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवालों की तरफ। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। ठीक है, देखिए, दो अंकों का योगफल 12 है और उनके व्युत्क्रम का योगफल 4/9 है। इन अंकों में से बड़ा अंक ज्ञात करें। द सम ऑफ टू डिजिट्स इज 12 एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 4/9। फाइंड द लार्जर ऑफ दिस टू डिजिट्स। कैसे करना है बेटा, बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, कोई भी बेसिक तरीका यूज नहीं करना है। कैसे आसानी से करेंगे, ध्यान से। मान लेते हैं कि जो दो अंक हैं, जो दो डिजिट्स हैं, वो क्या है, ए और बी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को। दिया क्या है कि दोनों का जोड़ने पे कितना आ रहा है बेटा, 12। ठीक है, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 12। और दोनों का रेसिप्रोकल जो है, दोनों का जो रेसिप्रोकल है वो कितना आ रहा है, दोनों का रेसिप्रोकल आ रहा है 4/9। क्लियर है। अब हम इसी से हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम नीचे लिख सकते हैं क्या कि ए बी नीचे हो गया और ऊपर ए प्लस बी हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, 4/9 के बराबर। ठीक है, अब क्या ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 12, मतलब इस पूरे का वैल्यू कितना दिया गया है, 12। ठीक है, तो 12 दिया गया है, तो 4 कितने बार में कैंसिल करेगा, 3 बार में। और ये 3 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से। मतलब हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ए बी का मान कितना आ गया, 9 × 3 यानी कि 27। ठीक है, अब आप खुद सोचो ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी ए और बी के रूप में जिसको जोड़ने पर 12 आए और जिसको प्रोडक्ट करने पर 27 आए। आप सीधे सीधे बोलेंगे कि ए और बी के बारे में अगर हम बात करें तो वो दो संख्या होंगी 9 और 3, या 3 और 9, कुछ भी क्या। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि सबसे बड़ी संख्या होगी 9, और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे 3। ठीक है, देख लो, जोड़ोगे 9 + 3 कितना हो जाएगा, 9 + 3 12 आ रहा है। ठीक है, सही है। और दोनों का गुणा करोगे तो 9 × 3 कितना हो रहा है, 27 भी हो रहा है। तो दोनों की दोनों बातें साबित हो रही। पढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर का सॉल्यूशन है। ठीक है, दोनों माध्यम में। अगला सवाल आपके सामने सिंपल सा, देखो सवाल पूछा गया है। पिछले बारी में जो सवाल पूछे गए थे वो कैलकुलेटिव रूप से सवाल थे। ठीक है, टफ नहीं थे। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा, स्फीयर का क्या होगा, रेडियस दिया गया है 22 सेंटीमीटर। इसमें एक जानकारी और मैं देना चाहूंगा कि सवाल में दिया गया था कि पाई का मान आपको 3.14 इस्तेमाल करना है। ठीक है, 22/7 नहीं। तो बेटा सीधे सीधे आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का, ठीक है, गोले का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 4πr²। ठीक है, मैं पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करवाने जा रहा, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ करना क्या है। देखो 4 × पाई का वैल्यू कितना दिया गया है, 3.14 × रेडियस का स्क्वायर। रेडियस बेटा कितना दिया गया है, 22। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। इस पूरे को आप सॉल्व करके देखिएगा, आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा ऑप्शन क्रमांक ए, 6079.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, किसमें है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल आपके सामने। ठीक है, देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 155 टर्म्स ऑफ एपी, जिसका कि पहला और तीसरा टर्म दिया हुआ है 165 और 175 रेस्पेक्टिव। ठीक है, समानांतर श्रेणी के पहले 155 पदों का योगफल ज्ञात करें। इसका पहला पद और तीसरा पद क्रमशः 165 तथा 175 है। ठीक है,
कैसे करना है बेटा, सिंपल सा सवाल है। अगर आपने क्लास अपनी स्कूलिंग बहुत अच्छे तरीके से की है, स्कूल में अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है या मतलब एक बार के लिए अच्छे तरीके से देखा भी हो, तो आप ऐसे सवालों को कर ले जाएंगे। ये सब सवालों में कोई दम नहीं है, ठीक है। देखो एपी के लिए आपको पता है बेटा, सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एपी के लिए, समानांतर श्रेणी के लिए, ठीक है। सवाल में क्या दिया गया है, पहला और तीसरा पद, ठीक है। मतलब पहला पद दिया गया है 165, ठीक है, और तीसरा पद बच्चों कितना दिया गया है 175, यही दिया गया है। अब हम इसी चीज को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा पद दिया गया है तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि a3 an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है nth टर्म का। तो a3 यानी कि हो जाएगा a प्लस 2-1 इंटू डी, ठीक है, बराबर बच्चों कितना हो गया 175, ठीक है। हमने क्या यूज किया है, हमने यूज किया है nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। हमने इसका इस्तेमाल किया है, जहाँ पे n का मान हमने क्या रख दिया है 3, क्योंकि यहाँ पे तीसरे पद के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म बेटा कितना है 165 प्लस 2-1 यानी कि 1 इंटू डी, मतलब ये हो गया 175, यानी कि डी का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया 10। क्लियर है, डी का मान कितना आ गया 10। आगे बढ़ते, ओके, ये डी का मान 10 नहीं आएगा, n का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। तो n-1 इंटू डी यानी कि 3-1, तो 3-1 कितना हो गया 2, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2d, और ये 10 के जगह पे 10/2 हो जाएगा, मतलब d का मान आएगा बच्चों कितना 5, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी गलतियों से आपको बच के रहना, सावधान रहना है ना, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आपने ट्रैफिक के नियम भी देखे होंगे। खैर चलो, डी का वैल्यू बेटा आ गया 5। अब अपने को बताना है सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, हमको कितने टर्म्स का बताना है 155, तो सम ऑफ 155 टर्म्स बेटा क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू हो गया 155/2, ठीक है। फिर 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, मतलब फर्स्ट टर्म 165, ठीक है, प्लस n-1, 155 -1 करेंगे कितना हो जाएगा 154 इंटू डी, यहाँ पे देखो डी का वैल्यू अभी हमने निकाला है कितना आया है 5, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, आपका आंसर जो आएगा बच्चों वो आएगा 85,250, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके आपको कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर 85,250, ठीक है। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। जो बच्चे पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके साथ, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद दिया गया है कितना 12, और सार्व अनुपात जो है वो दिया गया है 5, तो इसके 4 पदों का बेटा योगफल ज्ञात है। गुणोत्तर श्रेणी मतलब क्या हो गया, कुछ इस फॉर्म में होता है ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। यहाँ पे कितने टर्म्स के लिए बात किया है, 4 टर्म्स के लिए, ठीक है। तो पहला हो गया ए, दूसरा ए आर, तीसरा हो गया ए आर स्क्वायर, चौथा हो गया ए आर क्यूब, ठीक है। अब देखो, एक तो फॉर्मूला अपने पास होता है कि आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा करके आप चीजों को निकालें, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर की पावर n-1 बाई ऐसे करके, ठीक है ना। मुझे फॉर्मूला देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, ठीक है। ओके, ए इंटू आर की पावर n-1 बाई ऐसे, ठीक है। तो फॉर्मूला खैर आप फॉर्मूले से देख लीजिएगा, मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा, ठीक है ना। एक तो तरीका हो गया फॉर्मूले से करने का, ठीक है, इसका सम ऑफ एन टर्म्स। दूसरा तरीका बेटा क्या होगा, इसी तरीके से करने का। कैसे करना है ध्यान से बेटा, देखो पहला टर्म दिया हुआ है 12, ठीक है, फर्स्ट टर्म दिया गया है 12, दूसरा क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू दिया गया है 5, तो ए इंटू आर, मतलब ये बेटा कितना हो गया 12 इंटू 5। उसी तरह से ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। उसी तरह से 12 इंटू 5 का क्यूब कितना हो गया 125। ये 4 टर्म बच्चों आपके पास मिल गए। अब इसमें क्या आपको 12 दिख रहा है, तो 12 कॉमन निकाल लेते हैं। हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है, ठीक है। तो 12 बेटा कॉमन निकाल लो बाहर, अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 + 5 + 25 और +125। क्लियर है।
125 और 25 कितना हो गया 150, 150 प्लस 6 कितना हो गया 156, यानी कि 12 इंटू 156 सॉल्व करके देखिएगा तो 1872 हो जाएगा इसका आंसर बड़े प्यार से। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको बताया है, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप क्या करते हैं, सीधे सीधे आप ये तरीका भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टर्म्स नहीं दिए गए हैं, 3 या 4 तक में आप सिंपल लॉजिक करके कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो ये हो गया आपका क्या कहते हैं रेशियो पे बेस्ड सवाल है। ठीक है, देखो 1066 को 2 पुरुषों 6 महिलाओं और 8 लड़कों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष 1 महिला और 1 लड़के के हिस्से का अनुपात 3:2:1। ठीक है, तो एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा, ध्यान से सुनना ध्यान से। ठीक है, तो देखो बोला क्या है, मान लो कि मैंने पुरुष, मैं इंग्लिश में ही लेके चलता हूँ, मेल यानी कि एक मेल, ठीक है, एक फीमेल और एक लड़का, मतलब एक बॉय। ठीक है, इनको जो मिलने वाला जो हिस्सा है उसका अनुपात दिया गया है, एक एक आदमी को मिलने वाले हिस्से का अनुपात है 3:2:1। अगर इसको हम रेशियो हटाते हैं तो क्या हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि एक मेल को कितना मिल रहा होगा 3x मान लेते हैं, एक फीमेल को कितना मिल रहा होगा 2x और एक बॉय को कितना मिल रहा होगा x। ठीक है, ये जानकारी अपने पास हम सेफ रखे रहते हैं। ठीक है, अब देखो बात क्या हो रहा है, बात हो रहा है कि ये राशि दी गई है और इसको 2 मेल में 6 फीमेल में और 8 बॉय में, मतलब 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़कों में दिया जा रहा है। ठीक है, तो सीधे सीधे कर देते हैं, अगर एक मेल को 3x मिल रहा है तो 2 मेल को कितना मिलेगा 2 × 3 मतलब कि 6x मिलेगा। उसी तरह से 6 महिलाओं को कितना मिलेगा, अगर एक महिला को 2x मिला, 6 महिलाओं को हो जाएगा 12x। ठीक है, और 8 लड़कों को बेटा कितना मिलेगा 8x। क्या सवाल में यही बोला गया है कि इन तीनों को मिलने वाला जो टोटल राशि है वो 1066 है, सीधे सीधे जोड़ दो, 12 8 20 और 6 कितना हो गया 26x। ठीक है, मतलब 26x का मान दिया गया है प्यारे बच्चों 1066। x का मान कितना हो जाएगा, सॉल्व करके देखना, ये आ जाएगा 41। ठीक है, हमें पता क्या करना है कि एक पुरुष को कितना धन प्राप्त हुआ, एक पुरुष यानी कि हमको 3x का मान पता करना है, एक पुरुष यानी कि 1 मेल, तो 3x का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 123 रुपया। ठीक है, तो ऑप्शन क्रमांक डी हो जाएगा आपका आंसर। आप देख सकते हैं कितने हल्के फुल्के अंदाज से हम चीजों को करते जा रहे हैं, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सवाल आपसे कॉन्सेप्चुअल तौर पे पूछे गए हैं और वही सवाल आपके सामने प्रीवियस ईयर के। ठीक है, 13 नवंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, ये सवाल अच्छा है। ठीक है, पार्टनरशिप पे बेस्ड ये सवाल है। ठीक है ना, देखिए जो सवाल जैसा पूछा गया है एग्जैक्ट वही सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो 3 व्यक्ति ए बी और सी क्रमशः 7 8 और 4 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले देखो हम ऐसा करते हैं कि ए बी और सी। ठीक है, ये सवाल देखो ये थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का है। ठीक है, ये कुछ कैलकुलेटिव टाइप का है। देखो ए बी और सी कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं 7 8 और 4। ठीक है ना, 7 8 और 4, इसको हम x में अगर ब्रेक करना चाहे तो क्या हम बोल सकते हैं, या पहले रेशियो लिख देते हैं 7:8:4, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम इसको नॉर्मली अगर ब्रेक करना चाहें तो ए को हम बोल सकते हैं कितना मिला 7x, बी को कितना मिला 8x और सी को बेटा कितना मिला 4x। उनका शेयर पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, 1 साल के बाद ए को 5800 रुपए अधिक निवेश करता है और बी 4600 रुपए निकाल लेता है। ठीक है, तो अब निवेश का अनुपात, ठीक है, किसका अनुपात दिया बेटा, निवेश का। ठीक है, अनुपात इतना दिया गया है, तो ए ने प्रारंभ में लगभग कितना निवेश किया था। ठीक है, अब देखो 1 साल बाद का सीन क्या बनता है, 1 साल बाद का। ठीक है, 1 साल बाद क्या होता है। ठीक है, 1 साल बाद क्या होता है, फिर से हम करते हैं ए बी और सी। ठीक है, फिर से हम क्या करते हैं ए बी और सी। ठीक है, ध्यान से देखो, ए को बेटा कितना था 7x था, अब 7x में ये क्या बोल रहा है कि 5800 रुपए और उसमें जोड़ देता है, मतलब ये कितना हो गया प्यारे बच्चों 7x + 5800। क्लियर है। रेशियो बी को बेटा कितना था 8x था, लेकिन बी बोल रहा है कि
4600 रुपये निकाल लेता है 1 साल के बाद, तो 8x माइनस 4600 कर देंगे, और c के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो c का हम 4x का 4x रहने देते हैं, ठीक है। और यही रेशियो जो है सवाल में दिया गया है प्यारे बच्चों, कितना दिया गया है सवाल में, यही रेशियो दिया गया है, कितना, 8, 5 और 6, ठीक है, 8, 5 और 6 का रेशियो दिया गया। अब यहाँ से सुनो ध्यान से, आपको काम क्या करना है, ठीक है। मतलब कुल मिला के हमने बस अभी तक क्या किया है कि इसी चीज को अभी हमने बस फ्रेम किया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ यूं करना है, चेंज क्या हो रहा है, ए और बी, सी में तो कोई चेंजेस नहीं आया है, तो हमको इसको कंसिडर नहीं करना है, हम सिर्फ और सिर्फ उनको कंसिडर करेंगे जो कि चेंज हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7x प्लस 5800 डिवाइडेड बाई 8x माइनस 4600 बराबर 8/5 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ x का वैल्यू आएगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, x का वैल्यू आएगा, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि a ने प्रारंभ में लगभग कितना निवेश किया था, तो प्रारंभ में कितना निवेश किया था, यानी कि 7x करके हमको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। x का वैल्यू आपका कुछ 2600 करके कुछ आएगा, ठीक है। आप इसको 7x से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 7 इंटू 2600, तो आपका जो उत्तर आएगा प्यारे बच्चों आएगा 15,882.75, ठीक है, ऑप्शन क्रमांक सी। तो स्टेप्स, कॉन्सेप्ट सब बता दिया मैंने, बस इसमें 2 ही चीज करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये चीज आपको पता करना है कि उनका रेशियो क्या है साल भर के बाद इन्वेस्टमेंट का, और फिर x का वैल्यू निकालेंगे और जो पूछा है बता देंगे। अगर b का पूछता b का बताते, c का पूछता c का। क्लियर है बच्चों? का सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये सवाल बेटा बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा सवाल है, टफ नहीं है, आसान है, बशर्ते मैंने बोला ना, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, जानते हैं, तो आसानी से कर ले जाएंगे। अदरवाइज मैं आने वाले दिनों में मैं हर एक चैप्टर बाय चैप्टर में चीज़ों को बताऊंगा बड़े अच्छे तरीके से, तो आपको बहुत अच्छा, अगर आपको नहीं भी आता तो चीज़ों को सीख लें। बहरहाल अभी फिलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से देखते हैं। देखो, अकबर अपने 14 और 15 वर्ष के आयु के 2 बेटों के लिए 44,100 रुपये की वसीयत छोड़ता है, ठीक है। शहंशाह अकबर ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। उन्हें 17 वर्ष की आयु पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज के तहत समान राशि प्राप्त होनी चाहिए, तो छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा याद कीजिए, ठीक है। हम इसको देखो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। 44,100 रुपए की टोटल राशि है, ठीक है। अब इसको देखो 2 में बांटा जाता है, 2 लड़के हैं, ठीक है। हम एक को मान लेते हैं यंगर, यंगर यानी कि छोटा, ठीक है, तो यंगर का हम रखते हैं y, ठीक है ना, या ऐसे मैं यंगर लिख देता हूँ, यंगर सा। और दूसरा हो गया बेटा आपका ओल्डर, ठीक है। हमें पता किसके बारे में पता करना है, हमें पता करना है छोटे बेटे के बारे में। तो मान लेते हैं कि छोटे बेटे को x दिया गया होगा 44,100 में, तो बड़े बेटे को बेटा कितना मिला, बड़े बेटे को मिला होगा 44,100 माइनस x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते। अब देखो, ये इस समय जब ये पैसा, जब ये वितरण किया जा रहा है, तो ये कितने साल का है, 14 साल का, और ये महाशय कितने साल के हैं, 15 साल के, ठीक है। समझ में आ रहा है? बोला क्या जा रहा है कि 17 साल के होने पर दोनों को क्या कहते हैं, मिलने वाला जो अमाउंट होगा, जो मिश्र धन होगा, वो बराबर होगा। तो 17 साल होने में इनको कितना आगे जाना पड़ेगा, +3 साल, और इनको कितना आगे जाना पड़ेगा, +2 साल। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, मतलब जब ये हो जाएगा तो इनको मिलने वाला अमाउंट क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर, आसानी से कर ले जाओगे। मूलधन इसको कितना मिल रहा है, प्रिंसिपल कितना मिल रहा है, x मिल रहा है, और प्रिंसिपल अपने आप में बेटा कितना होता है, 100%, ठीक है। ठीक उसी तरह से अभी यहाँ पे एक चीज और करना है, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे मूलधन बेटा कितना है, 44,100 माइनस एक्स, कितना है बेटा, 44,100 माइनस एक्स, ठीक है। और प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100%, ठीक है। हमें पता करना है अमाउंट के बारे में, क्योंकि अमाउंट दिया गया है, ठीक है। तो अमाउंट निकालना है तो उसको अलग से ऊपर मल्टीप्लाई करते थे। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो चीज दी गई रहती है उसको हम
नीचे में लिखते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल दिया गया है x, तो उसका हमने मान 100% लिख दिया। जो पता करना होता है उसको यहाँ बगल में लिखते हैं। सेम चीज यहाँ पे हमने की। अब सुनो, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। और चूंकि यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात हो रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करें। देखो प्रिंसिपल तो अपने आप में क्या हो गया 100%, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में। या कोई भी फॉर्मूला मत यूज करना, फॉर्मूला यूज करोगे फंस जाओगे, बहुत बुरा फंसोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? दूसरा मतलब होता है सक्सेसिव लगाना। सक्सेसिव लगाने के लिए आपको बस क्या चाहिए? रेट और क्या चाहिए? रेट और समय। कितना दिया गया है? 10%। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम यंगर के लिए बात करते हैं। कितने साल के लिए लगाना है? हमको 3 साल के लिए लगाना है। तो देखो 10%, 10% और 10%। ठीक है, मतलब 10% को हमको 3 बार के लिए लगाना है। इन दोनों का सक्सेसिव लगाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले दोनों को जोड़ दो। 10 + 10 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 20। ठीक है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 10 × 10 कितना हो गया? 100। ठीक है, क्लियर है? बीच में पॉइंट रहता है। अब उसके बाद क्या करना है? पॉइंट के बाद केवल आखिरी के 2 ही अंक रहने चाहिए, बाकी को आपको कैरी कर देना है। ठीक है, तो ये कुल मिला के 1 + 0 कितना हो जाएगा? 21, यानी कि 21.00 आएगा। मतलब कुल मिला करके कितना आ गया? 21%। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बिना फॉर्मूले के बता रहा हूँ। अब ये जो 21% आया और ये जो 10% है, इसका सक्सेसिव लगा दो। 21 + 10 कितना हो गया? 31। ठीक है, और 31 उसके बाद क्या कर दो? पॉइंट लगा दो। फिर उसके बाद क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई करो। 21 × 10 कितना हो गया बेटा? 210। ठीक है, और लास्ट के बस 2 अंकों को रखना है, बाकी को कैरी कर देना है। मतलब 2 + 1 कितना हो गया? 3। मतलब कितना हो गया? 33.1%। क्लियर है? तो 3 साल के लिए जो अपने पास इंटरेस्ट आया वो 33.1%। ये हो गया 100%। इंटरेस्ट कितना आया निकल करके? 33.1%। मतलब ये कितना हो गया? 133.1% हो गया अमाउंट। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हमें 2 साल के लिए पता करना है। 2 साल के लिए बेटा कितना आ रहा है? 10% और 10% का 2 साल का सक्सेसिव 21%। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 100 + 21 कितना हो जाएगा? 121%। ठीक है, अब देखो 100% से 100% कट गया, ये परसेंट से परसेंट कट गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखो थोड़ा मैं इसको रब करता हूँ। आई होप आपने यहाँ तक इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तब तक के लिए मैं इसको रब करता हूँ जो बाकी की चीजें हैं, ताकि आपको समझ में आए। ओके, ओके, चलो ठीक है। यहाँ पे रब का ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये वर्जन 7 है। खैर छोड़ो इसको। तो देखो ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा क्या हो गया? ये हो गया x × 133.1। सॉल्व करेंगे तो क्या ये 1331/10 लिख सकते हैं। और बराबर किसका हो गया? 44,100 - x इंटू हो जाएगा 121। बेटा 121 कितने बार में काटेगा? 11 बार में, सीधे सीधे। ठीक है, मतलब 11x और इधर हो गया 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करके बेटा आप देख लीजिएगा, आपका जो x का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 21,000। ठीक है, 21,000, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट बेटा इसका ले लेना। ठीक है, सवाल टफ नहीं है, बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर लीजिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो ये सब ये आपके ग्राफ के ऊपर ये सवाल पूछे गए थे, बहुत ही हल्के फुल्के सवाल थे, कोई भी इसमें टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर के सवालों को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जैसा कि सवाल में दिया गया है। यहाँ पे बार ग्राफ बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शैम्पू के बारे में बता रहा है। ठीक है ना, 3 डिफरेंट शैम्पू। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहला वाला ए, दूसरा वाला हो गया बी और तीसरा वाला हो गया सी। ठीक है, बोला क्या है? इन द ईयर 2000, ये क्या है? 2000, साल 2000 है ये। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शैम्पू ए एंड शैम्पू सी। शैम्पू ए कितना है? 25। शैम्पू सी कितना है? 9। दोनों के बीच का अंतर 25 - 9 कितना हो गया? 16। सवाल खत्म। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसी डायग्राम पे बेस्ड ये वाला सवाल है।
टोटल सेल्स ऑफ बी ओवर द ईयर्स। कुल मिला के बेटा क्या बोला जा रहा है कि बी का, ठीक है, बी यानी कि क्या हो गया, ये वाला बी को जोड़ते जाना है, ठीक है, 5 साल के लिए, और अपने को बताना है कि टोटल सेल कितना हो गया। जोड़ते जाओ, देखो 12 और 15, देखो इसको ऐसे करते हैं, टोटल आप जोड़ के देखना, 12 15 कितना हो गया, 27, 27 प्लस 18, 8 7 15 यानी कि 45, 45 और क्या करते हैं आपका 30, 75, 75 प्लस 22 कितना हो गया, 97, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 97। देख रहे हो, सीधे सीधे बिना किसी टेंशन के ये आंसर आ जा रहा है। अगला पैराग्राफ, ठीक है, ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। बोला क्या है, प्रोडक्शन ऑफ पेपर दिया गया है थाउजेंड्स में, ठीक है, बाय 3 डिफरेंट कंपनीज। ये कंपनीज हैं, पहली वाली कंपनी है एक्स, दूसरी वाली कंपनी है वाई, तीसरी वाली कंपनी है जेड, और यही पैटर्न बना हुआ है 2001 से लेकर 2005 तक, ठीक है। ये क्या है, 2001, मैं ऐसे करके यहाँ बना दे रहा हूँ, और थोड़ा आप अपनी आंखों को अगर गड़ा करके देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको भी दिखेगा, ठीक है। और ये 2004, और ये बेटा हो गया 2005, ठीक है। ये इतना इतिहास दिया हुआ है, मैंने सब आपको बता दिया। बोला है कि एवरेज प्रोडक्शन फॉर द 5 ईयर्स और मिनिमम फॉर विच कंट्री, 5 वर्षों के लिए किस कंपनी का औसत उत्पादन सबसे कम था। बेटा औसत क्या होता है, सम अपॉन टोटल। आपको करना क्या है, जैसे मान लो कि हमें एक्स के लिए निकालना है, ठीक है ना, तीनों कंपनी के लिए पता करना है, एक्स वाई और जेड, तीनों के लिए पता करना है। डेटा इनएडिक्वेट तो आंसर होगा नहीं क्योंकि इन्फॉर्मेशन सब दी हुई है। तीनों के लिए पता करना है तो सबसे पहले क्या करो, एक्स को जोड़ते जाओ, ठीक है ना, इस 70, फिर 76, 73, 82, 79, ये एक्स का टोटल हो गया। इसको टोटल करके क्या कहते हैं आप, मतलब जो भी सम आएगा उसको क्या कहते हैं आप देखना कितना आएगा। उसी तरह से वाई का भी आप सम करेंगे, उसी तरह से जेड का सम करेंगे, उसको आप क्या कहते हैं टोटल से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। बल्कि मैं कहूँगा टोटल से डिवाइड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि टोटल यहाँ पे बेटा क्या है, सेम 5, ठीक है। तो जिसका सम जो है सबसे कम आएगा वही क्या कहते हैं, सबसे एवरेज उसका कम होगा। आप देख लेना, z का जो वैल्यू होगा सबसे कम आएगा, आंसर इसका हो जाएगा z, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसी पे बेस्ड अगला सवाल ये है, इसी ग्राफ पे z का 2001 में और y का 2002 में, दोनों के बीच का हमको बताना है अंतर। z का 2001, y का 2002, ठीक है। z का 2001, ठीक है, z यानी कि 65, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे, ठीक ना, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, 6 क्या है ये 65, और y का 2000, z का 2001, y का 2002, 65 और 79 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो यही बेटा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन क्रमांक सी, ठीक है, क्लियर। तो चलो यहाँ तक था बेटा पूरा सवालों का सिलसिला। आई होप आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा। तो जो भी बच्चे हैं, सेशन हम बिल्कुल भी लंबा नहीं रखना है, अगर कभी लंबा अगर सेशन होता भी है तो वो सवालों के कंटेंट के ऊपर होता है, ठीक है, सवाल टफ नहीं है। अगर आप पहली बार बेटा जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर आप क्या कहते हैं आप प्रेस कर लीजिएगा, क्लियर है। और इसमें आप ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस लगातार आती रहेंगी, तो पूरा पता भी चलता रहे, फायदा हो बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।